हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी आर्ट हब। सो फ्रेंड्स, जैसा कि थंबनेल देखकर आप लोग समझ गए होंगे कि आज का टॉपिक क्या है। आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ व्हाट इज आर्ट, कला क्या होता है, कला का डिफिनेशन विद डिटेल्ड, लाइक फाइन आर्ट्स क्या होता है, अप्लाइड आर्ट क्या होता है, प्लास्टिक आर्ट क्या होता है, इवन फिलोसफर्स ने क्या क्या कोटेशन कहे हैं रिगार्डिंग टू आर्ट। सो स्टार्ट करते हैं क्लासेस। सबसे पहले कला के बारे में देख लेते हैं कि कला होता क्या है, आर्ट क्या है। कला का संबंध मानव के साथ आदिम काल से था, प्रिमिटिव टाइम से ही रहा था। जैसे जैसे मानव सभ्यता का विकास होता गया वैसे वैसे कला का विकास होता गया। फॉर एग्जाम्पल, प्री हिस्टोरिक टाइम को इंक्लूड कर लें। प्री हिस्टोरिक टाइम को, प्री हिस्टोरिक प्रागैतिहासिक काल में क्या होता है, 3 पार्ट्स थे ना उसके, पैलोलिथिक एज, मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक एज। पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। नव पाषाण काल में ह्यूमन डेवलपमेंट होता गया, एक दूसरे से कम्युनिकेट करने लगे। उसी तरह आर्ट भी एक्सप्लोर हुआ। इस लाइन में कहा जा रहा है ना, मानव सभ्यता का जैसे जैसे विकास हुआ वैसे वैसे कला का भी विकास होता गया। ठीक है। आदिम कला की शुरुआत जो हुई थी, आदिम कला की शुरुआत मतलब प्रिमिटिव आर्ट की जो शुरुआत हुई है वो किससे हुई है, पत्थरों से हुई है, रॉक से हुई है। इसलिए ना कहते हैं, क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्री हिस्टोरिक टाइम किससे कनेक्टेड था, रॉक आर्ट कहा जाता है। रॉक आर्ट, रॉक आर्ट क्यों कहा जाता है, क्योंकि प्रिमिटिव टाइम में पत्थरों से शुरुआत होती है कला की। मानव ने चरणों में, मानव ने विभिन्न चरणों में, मानव ने विभिन्न चरणों में, जैसे गुफा चित्र, भित्ति चित्रों, कागज लघु चित्रों आदि में कला का विकास किया। फॉर एग्जाम्पल, गुफा चित्र रॉक्स में पेंटिंग्स बनाई जाती थी, केव वगैरह में, रॉक्स चट्टानों पर। भित्ति चित्र म्यूरल्स पे पेंटिंग बनने लगे थे, म्यूरल्स बनने लगे थे दीवार पर, वॉल्स पर। और कागज की शुरुआत होती है इंडिया में 14th सेंचुरी में। दैट मीन्स 1380 का जो कल्पसूत्र चित्रित हुआ है अपभ्रंश शैली में, वो पेपर पर शुरू हुआ। तो टाइम टू टाइम जैसे जैसे ह्यूमन बीइंग डेवलप्ड होते गए वैसे वैसे कला का भी इवोल्यूशन होता गया। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। प्रत्येक कला रूप हमारी इंद्रियों के माध्यम से महसूस किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे कितने सेंसेस होते हैं, 5 सेंसेस। 5 सेंसेस कौन कौन से होते हैं, आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, ये 5 सेंसेस होते हैं। जैसे कि आँख से हम लोग क्या करते हैं, विजुलाइज करते हैं, विजुअल आर्ट को इंक्लूड किया जा सकता है। आँख से हम लोग देखते हैं, आँखों से क्या क्या देखते हैं, जैसे चित्रकला हो गया, मूर्तिकला और स्थापत्य कला। दूसरा है कान, कान जो हो गया वो श्रव्य कला की श्रेणी में आ गया, जिससे हम लोग सुनते हैं, जैसे ऑडियो हो गया, लाइक म्यूजिक हो गया, संगीत हो गया, पोएट्री हो गई। नाक, नाक को जापान में कला के दायरे में रखा गया है। जीभ, कोई भी चीज़ हम लोग टेस्ट करना होता है तो किसके थ्रू करते हैं, खट्टा मीठा स्पाइसी, वो हमें जीभ के थ्रू ही एक्सप्लोर होता है, ज़ुबान के थ्रू। त्वचा, त्वचा से क्या होता है, हम महसूस कर सकते हैं कि ठंड, गर्म, हार्ड, सॉफ्ट, कोई भी चीज़ें जो टच हो रही होती त्वचा के थ्रू एक एज्यूम कर सकते हैं। चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया। 5 इंद्रियाँ होती हैं, वो भी कला की दृष्टि से मैंने एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट देखिए, दृश्य कला, चित्र, मूर्ति, स्थापत्य कला। दृश्य दैट मीन्स जो विजुअलाइज करते हैं, विजुअल आर्ट जिसे कहा जाता है, विजुअल जो हम आंखों से देखते हैं उसे बोलते हैं दृश्य कला। आंखों से जो चीज़ देखते हैं, आंख से हम लोग क्या देखते हैं, पेंटिंग को देख सकते हैं, मूर्ति को देख सकते हैं और स्थापत्य को। अब बताइए, क्या हम लोग संगीत को आंख से देख सकते हैं, बिल्कुल नहीं। संगीत को किससे देख सकते हैं, संगीत को देख नहीं सकते, सुन सकते हैं, किसके थ्रू, कान के थ्रू। तो उसे क्या कहा जाएगा, श्रव्य कला कहा जाएगा। जिसको आंखों से देख सकते हैं वो है दृश्य कला, और जिसको कानों से सुन सकते हैं वो है श्रव्य कला। जैसे संगीत कला, काव्य कला, ये आ जाएगा श्रव्य कला की श्रेणी में। दृश्य कला जिसे हम विजुलाइज कर सकते हैं, आंखों से देख सकते हैं, वो है चित्रकला, मूर्तिकला और स्थापत्य कला। ओके, चलिए नेक्स्ट लाइन देख लेते हैं। जापान में नाक से सुगंधित चीजों को कला के दायरे में रखा गया है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है। अभी तक तो सब कुछ पता था, जापान में नाक को भी कला के दायरे में रखा गया है। कलांति ददांति कला, कलांति ददांति कला अर्थात कला की अभिव्यक्ति द्वारा
सौंदर्य प्रदान करने वाली वस्तु का नाम क्या है? कला है। ये कोटेशन जरूर याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। कलांति ददांति कला, अर्थात कला की अभिव्यक्ति सौंदर्य प्रदान करने वाली वस्तु का नेम कला है। प्राचीन समय में कला के लिए शिल्प शब्द का प्रयोग किया गया। शिल्प शब्द का प्रयोग कब किया गया? प्राचीन समय में। प्राचीन समय में कला को बोला गया था शिल्प, और कलाकार को क्या कहा जाता था? प्राचीन समय में कला को शिल्प कहा जाता था और कलाकार को कहा जाता था शिल्पी। ये टर्म्स जरूर याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कला को शिल्प कहा जाता था और कलाकार को शिल्पीन। शिल्पीन या फिर शिल्प दोनों कह सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, कला शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ऋग्वेद में हुआ। कला शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ पर हुआ? ऋग्वेद में हुआ। और अगर क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाए कि यथार्थवादी प्रयोग कहाँ पर हुआ कला का, जिस तरह से कला शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ऋग्वेद में हुआ, उसी तरह कला शब्द का यथार्थवादी प्रयोग नाट्य शास्त्र में हुआ। नाट्य शास्त्र भरत मुनि की ग्रंथ है। ये वाला टर्म्स याद रखिएगा। कला शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ऋग्वेद में हुआ। यथा कला, यथा शफ मृग श्रृग स नयामति। मृग श्रृग स नयामति। ऋग्वेद में कलाकार को शिल्पीन कहा गया। जिस तरह से कला को शिल्प कहा गया, उसी तरह कलाकार को शिल्पीन कहा गया। कला शब्द का यथार्थवादी सर्वप्रथम प्रयोग भरत मुनि द्वारा लिखित नाट्यशास्त्र नामक ग्रंथ में हुआ। नाट्यशास्त्र ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया? भरत मुनि के द्वारा। और सर्वप्रथम यहाँ पर कला शब्द का यथार्थवादी प्रयोग किया गया। ऋग्वेद में तो कला शब्द का प्रयोग किया गया था और यथार्थवादी प्रयोग नाट्यशास्त्र में किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन्स है, यहां से एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसमें इन्होंने रसों की संख्या 8 बताई है। रस कितने हैं? 8 रस है। और जो 9 रस है उसे बोलते हैं शांत रस। 8 रस तो आपको भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में मिलेगा। ठीक है, भरत मुनि का जो ग्रंथ है नाट्यशास्त्र, उसमें 8 रसों का उल्लेख किया गया है। और जो 9वां रस है उसे शांत रस कहते हैं। इस रस का जिक्र मिलेगा विष्णु धर्मोत्तर पुराण ग्रंथ में। विष्णु धर्मोत्तर पुराण ग्रंथ के लेखक हैं मार्कंडेय मुनि। मार्कंडेय मुनि है और शांत रस का उल्लेख किया गया है विष्णु धर्मोत्तर पुराण ग्रंथ में। और ये पूछा जाए कि शांत रस के खोजकर्ता कौन है, तो उनका नेम था अभिनव गुप्त। अभिनव गुप्त। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लाइन देखिए। न तच्छानम न तच्छिल्पम न सा विद्या न सा कला, अर्थात ऐसा कोई ज्ञान नहीं जिसमें कोई शिल्प ना हो और ऐसी कोई विधा नहीं जिसमें कला ना हो। विदाउट आर्ट ऑल इज ब्लाइंड, है ना। ये कोटेशन बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि कला के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। जो भी हमारे सराउंडिंग में आसपास में चीजें रखी हैं उसमें क्रिएटिविटी, आर्ट, सब कुछ है। ठीक है, नेक्स्ट लाइन देखिए। महर्षि पाणिनि व्याकरण के जनक, नर्तक, गायक, वादक थे। क्या थे? नर्तक, गायक, वादक। महर्षि पाणिनि का नेम आपने सुना होगा, व्याकरण के जनक कहे जाते हैं। इन्हें शिल्पी कहा जाता है। इनकी पुस्तक है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी पाणिनि के द्वारा, महर्षि पाणिनि का ग्रंथ है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी में इन्होंने कला को कारु और चारु के नेम से एक्सप्लेन किया है। कारु और चारु। कारु का मतलब होता है उपयोगी कला। कारु का मतलब काम करना, दैट मीन्स उपयोगी कला। इन्होंने उपयोगी कला को कारु के श्रेणी में रखे हैं और ललित कला जिसे फाइन आर्ट कहा जाता है उसे चारु के श्रेणी में रखे हैं अपने अष्टाध्यायी पुस्तक में पाणिनि ने। विष्णु धर्मोत्तर पुराण के चित्रसूत्र में कलानम प्रवरम चित्र धर्म कामार्थ मोक्षदम, अर्थात कला के द्वारा मानव जीवन केंद्र चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति करता है। 4 पुरुषार्थ कौन कौन से? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। विष्णु धर्मोत्तर पुराण में कला को सर्वोच्च स्थान, सबसे हाईएस्ट पोजीशन पर रखा गया है। कला को, आर्ट को सबसे हाईएस्ट पोजीशन पे किस ग्रंथ में रखा गया है? विष्णु धर्मोत्तर पुराण में। और विष्णु धर्मोत्तर पुराण के लेखक जरूर याद रखिएगा, पूछा जाता है एग्जाम में, मार्कंडेय मुनि है।
विष्णु धर्मोत्तर पुराण के लेखक मार्कंडेय मुनि। विष्णु धर्मोत्तर पुराण का ही पार्ट रहा है चित्रसूत्र। इसमें टोटल 9 अध्याय होते हैं। चित्रसूत्र में मुख्य रूप से 6 वृद्धि पर प्रकाश डाला गया। 6 वृद्धि दैट मीन्स पर्सपेक्टिव को कहा जाता है। पर्सपेक्टिव जिसे हिंदी में बोलते हैं परिप्रेक्ष्य। परिप्रेक्ष्य परिप्रेक्ष्य 6 वृद्धि पर प्रकाश डाला गया। और चित्रसूत्र में टोटल कितने अध्याय हैं? टोटल 9 अध्याय हैं। चित्रसूत्र के 5वें अध्याय में 6 वृद्धि पर प्रकाश डाला गया है। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है। चित्रसूत्र के जो 9 अध्याय हैं, जैसे आयाम मानस पहले नंबर पर, दूसरा है प्रमाण मान वर्ण, तीसरे नंबर पर है सामान्य मान वर्णन, चौथे नंबर पर है प्रतिमा लक्षण, 5वें नंबर पर 6 वृद्धि है, और छठे नंबर पर है रंग व्यतिकर, 7वें नंबर पर है वर्तना, 8वें नंबर पर है रूप निर्माण, और 9वां जो अध्याय 9वें नंबर पर है वो श्रृंगार भाव आदि है। जिसमें से आपको याद रखना है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, वो पर्सपेक्टिव के बारे में पूछा जाता है कि चित्रसूत्र के कौन से अध्याय में 6 वृद्धि का जिक्र किया गया है, प्रकाश डाला गया है, तो 5वें नंबर के अध्याय पर। और ये पूछा जाए कि चित्रसूत्र जिस तरह से मार्कंडेय मुनि विष्णु धर्मोत्तर पुराण के लेखक है, उस तरह चित्रसूत्र के लेखक कौन है? तो इनके लेखक हैं नारायण मुनि। नारायण मुनि। आर्ट के बारे में देख लेते हैं, जिसे कला कहते हैं, मतलब शिल्प। 13वीं शताब्दी के प्रारंभ में अंग्रेजी शब्द आर्ट का विकास प्राचीन लैटिन शब्द आर्ट से हुआ, जिसका अर्थ होता है बनाना, पैदा करना, संयोजित करना, अपना कौशल या शिल्प। आर्ट शब्द का प्रारंभ जो होता है, आरंभ पुनर्जागरण काल से माना जाता है। पुनर्जागरण काल दैट मीन्स रिनेसेंस आर्ट, इटली से शुरुआत मानी जाती है। कला का अर्थ व परिभाषा, डिफिनेशन ऑफ आर्ट। कला की उत्पत्ति, कला शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो संस्कृत भाषा के शब्द कड़ या कल धातु से हुई है मानी जाती है, जिसका अर्थ होता है प्रेरित करना, सुंदर, मधुर या सुखदाई। ये क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन्स है कि कला की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? संस्कृत भाषा के कड़ या कल धातु से हुई है, जिसका अर्थ होता है प्रेरित करना, सुंदर, मधुर, ब्यूटीफुल। भारतीय दर्शन के अनुसार कला सत्यम शिवम सुंदरम है। रविन्द्रनाथ टैगोर इनका कोटेशन रहा था। भारतीय दर्शन के अकॉर्डिंग जो कला है वो सत्यम शिवम सुंदरम है। रविन्द्रनाथ टैगोर का कोटेशन है। जो सत्य है, सुंदर है, वही कला है। अर्थात कला बुद्धि तथा मन को आनंदावस्था तक ले जाने का कार्य करती है। सबसे प्राचीन परिभाषा अकॉर्डिंग टू फिलोसफर्स, जैसे कि सबसे पहले देखिए सॉक्रेटिस, इनको हिंदी में सुकरात कहा जाता है। सुकरात का कोटेशन है, कला का धर्म आदृश्य को सादृश्य बनाना होता है। ठीक है, आदृश्य को सादृश्य बनाना होता है। सॉक्रेटिस का कोटेशन था सुकरात का। सुकरात प्लेटो के टीचर हैं। ये वाला जो कोटेशन है, कला सत्य की अनुकृति है, ये है प्लेटो का कोटेशन। प्लेटो ने चित्रकला को छल कपट माना है। प्लेटो ने चित्रकला को छल कपट कैसे माना है, उसका डिफिनेशन देख लेते हैं। कला सत्य की अनुकृति है। कला में हम ईश्वर द्वारा निर्मित सृष्टि को ही सत्यापित करते हैं। कला सत्य से 2 गुनी या 3 गुनी दूरी पर है। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले ये 3 गुनी दूरी कैसे हो गई? ट्री जो है ये गॉड क्रिएशन है। गॉड भगवान अल्लाह ने पेड़ को बनाया। ठीक है, फिर इस पेड़ को क्या किए? बढ़ई, जिनको कहा जाता है कारपेंटर, कारपेंटर ने चेयर बनाया, कुर्सी। ठीक है, कुर्सी बनाए थे कारपेंटर। फिर उसी कारपेंटर ने कुर्सी बना के रेडी कर दी। उसके बाद आर्टिस्ट क्या करते हैं? वो अपनी पेंटिंग कॉम्पोजिशन में उसे बना रहे होते हैं। तो इसी के अकॉर्डिंग प्लेटो ने कहा कि कला सत्य से 2 गुनी दूरी पर है। 2 गुनी दूरी पर कैसे हो गई? इस तरह से मैंने जो एग्जाम्पल दिए तो आप समझ गए होंगे कि भगवान अल्लाह ने क्या क्रिएट किया? ट्री को क्रिएट किया। ट्री नेचुरल है, फिर वो ट्री कट करके उसका चेयर बनाए एक बढ़ई कारपेंटर। फिर उस चेयर को आर्टिस्ट अपने कॉम्पोजिशन में यूज कर रहे हैं। दैट मीन्स आर्ट इज एन इमिटेशन ऑफ इमिटेशन। आर्ट इज एन
इमिटेशन ऑफ इमिटेशन, कला नकल की नकल है। अकॉर्डिंग टू प्लेटो, ये कोटेशन रहा था। नेक्स्ट है एरिस्टोटल, जिनको हिंदी में अरस्तु कहा जाता है। अरस्तु कौन है? तो ये ग्रीक फिलोसफर हैं। ग्रीक फिलोसफर है, इनका कोटेशन है कला अनुकरणीय है। नेक्स्ट है बॉमगार्टन का कोटेशन था कला प्रकृति की अनुकृति है, अनुभूति है। कला प्रकृति की अनुभूति है। हिगल है जर्मन फिलोसफर। पूछा जाता है कि हिगल कौन से फिलोसफर है, तो ये जर्मन फिलोसफर है। इन्होंने कहा था कला आदि भौतिक सत्ता को व्यक्त करने का माध्यम है, संचार है। सिंपल तरीके से ऐसे समझ सकते हैं हिगल के बारे में। फिजिकल थ्योरी, बस फिजिकल थ्योरी याद रखिए। अगर आप हिंदी में इतना लंबा टर्म्स याद नहीं रख पाएंगे तो एग्जाम में दिया होता है कि फिजिकल थ्योरी किसकी है, वो है हिगल की। नेक्स्ट है क्रोचे कहाँ से बिलोंग करते हैं? क्रोचे है इटालियन फिलोसफर है। इनका कोटेशन है कला बाह्य प्रभाव की अभिव्यक्ति है। बाह्य प्रभाव की अभिव्यक्ति है। दैट मीन्स इन्होंने इंग्लिश में इनका याद रखिएगा, इनका है एक्सप्रेशन थ्योरी एक याद रखिएगा। दूसरा है इंस्टीट्यूशन थ्योरी। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप हिंदी में अगर नहीं लर्न कर पा रहे हैं तो सिर्फ ये बाह्य प्रभाव याद रखिए या फिर एक्सप्रेशन और इंस्टीट्यूशन थ्योरी याद रखिए। ये दोनों थ्योरी क्रोचे की रही थी। नेक्स्ट है रस्किन का है कला ईश्वरीय कृति के प्रति मानव आह्लाद की अभिव्यक्ति है, कला अभिव्यक्ति है। रस्किन का कोटेशन है। नेक्स्ट लियो टॉल्स्टॉय रशियन फिलोसफर है, रूस से बिलोंग करते हैं। लियो टॉल्स्टॉय का आप कोटेशन इस तरह भी याद रख सकते हैं, इन्होंने कम्युनिकेशन थ्योरी एक्सप्लोर की। कौन सी थ्योरी? कम्युनिकेशन थ्योरी कैसे हो गया, तो इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। अपने भावों को इस प्रकार अभिव्यक्त करना कि प्रेक्षक के मन में भी वही भाव उत्पन्न हो। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कुछ ऐसी पेंटिंग्स बनाई कि जो व्यूवर्स हैं उनको भी देख के विजुअलाइज करने के बाद वो एज्यूम कर सकें कि क्या उसके भाव हैं। भाव को एक्सप्लोर करना, संचार के माध्यम से प्रेक्षक के मन तक पहुंचाना, कम्युनिकेशन थ्योरी जो है वो लियो टॉल्स्टॉय की। लियो टॉल्स्टॉय रशियन फिलोसफर है। नेक्स्ट है हर्बर्ट रीड, इनका कोटेशन है कला क्रीड़ा है। ये सारे टर्म्स एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब वेस्टर्न हो गया, अब इंडियन देख लेते हैं। भारतीय कौन कौन रहे थे? भारतीय फिलोसफर लाइक असित कुमार हल्दर, अवनींद्रनाथ टैगोर के स्टूडेंट, इनके बारे में देखिए। 1925 में ये लखनऊ कला विद्यालय के प्रथम भारतीय प्राचार्य भी कहे जाते हैं। इनका कोटेशन है कला मानव का एक सात्विक गुण है, एक सरल भाषा है, एक इजी लैंग्वेज है। ठीक है, यह मानव जीवन के सत्यों को सौंदर्यात्मक एवं कल्याणकारी रूप में प्रस्तुत करती है। नेक्स्ट है गांधी जी का कोटेशन देखिए, कला आत्मा का ईश्वरीय संगीत है। कला क्या है? आत्मा का ईश्वरीय संगीत है कला। मैथिली शरण गुप्त इन्होंने कहा है कि अभिव्यक्ति की कुशल शक्ति को कला माना है। पैब्लो पिकासो वेस्टर्न आर्टिस्ट है, क्यूबिज्म आर्ट मूवमेंट से बिलोंग करते हैं। क्यूबिज्म आर्ट मूवमेंट स्टार्ट हुआ था 1907 में, 1925 तक चला ये आर्ट मूवमेंट पेरिस फ्रांस में, जिसे हिंदी में घनवाद कहा जाता है। घनवाद कला आंदोलन के जन्मदाता पैब्लो पिकासो कहे जाते हैं। इनका कोटेशन है कला एक ऐसा असत्य है जिससे हम सत्य का बोध कर सकते हैं, बोध होता है। कला एक ऐसा असत्य है जिससे हमें सत्य का बोध होता है। शैले का कोटेशन देखिए, शैले ने कहा है कल्पनाओं की अभिव्यक्ति कला है। इमेजिनेशन का जो रहा था रोल वो आर्ट है शैले के अकॉर्डिंग। इमेजिनेशन एक्सप्रेशन जो है वो कला है। भोलानाथ तिवारी इन्होंने कहा है शारीरिक या मानसिक कौशल जिसका प्रयोग किसी कृत्रिम निर्माण में किया जाए
वह कला है, कला मानव को अभिव्यक्ति देती है, एक्सप्रेशन देती है। परमानंद चोयल जिनको कहा जाता है भैंसों के चितेरा, भैंसों का चितेरा कहा जाता है, इन्होंने कला कहा है कला को, कला मानव की अभिव्यक्ति है। रविन्द्रनाथ टैगोर, इनका कोटेशन है, कला में मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति करता है। सो फाइनली फिलोसफर्स के अकॉर्डिंग कंप्लीट हो गए। अब देख लेते हैं मौर्य कलाओं का वर्गीकरण, कैसे कैसे वर्गीकरण हुआ है। प्राचीन भारत में प्रकृति को देव शिल्प तथा मानव द्वारा बनाई गई कृतियों को मानव शिल्प कहा गया। जो प्राकृतिक नेचुरल था उसे देव शिल्प कहा गया और मानव द्वारा बनाई गई कला को मानव शिल्प कहा गया। यूरोप में देव शिल्प को कॉस्मिक आर्ट के नेम से जाना जाता है, लेकिन भविष्य में वर्तमान में केवल मानव द्वारा निर्मित कृतियों को ही कला की श्रेणी में रखा जाता है। देखिए कला का वर्गीकरण कैसे कैसे हुआ है, मैं थोड़ा सा एक डायग्राम के थ्रू आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ क्लासिफिकेशन ऑफ आर्ट के बारे में। सबसे पहले जैसे सपोज कीजिए ये कला है, कला को दो भागों में बांटा गया। एक था देव शिल्प जिसे इंग्लिश में बोलते हैं कॉस्मिक आर्ट, देव शिल्प गॉड क्रिएशन, ब्रह्मांडिक कला, ठीक है। दूसरा है मानव शिल्प, मैन मेड आर्ट, मानव शिल्प। फिर उसके बाद देव शिल्प को जो रहा था भविष्य में इसे हटा दिया गया, केवल मानव शिल्प को रखा गया। मानव शिल्प के भी दो पार्ट हैं, पहला है ललित कला जिसे बोलते हैं फाइन आर्ट, दूसरा है उपयोगी कला जिसे बोलते हैं अप्लाइड आर्ट। इस ललित कला को ही चारू पाणिनि ने कहा है, ब्यूक्स आर्ट भी कहा जाता है, ठीक है, फाइन आर्ट्स इंग्लिश में कहते हैं। नेक्स्ट है अप्लाइड आर्ट जिसे क्राफ्ट के नेम से जाना जाता है, और पाणिनि ने अप्लाइड आर्ट उपयोगी कला को कारू कहे हैं, इंग्लिश में यूजफुल आर्ट भी कह सकते हैं अप्लाइड आर्ट को। अब डिस्क्रिप्शन वर्गीकरण क्लियर हो गया। अब देख लेते हैं मौर्यकाल या कौटिल्यकालीन समाज में कला को कैसे कैसे एक्सप्लोर किया गया था। महर्षि पाणिनि ने अपने पुस्तक अष्टाध्यायी में 2 पार्ट्स में डिवाइडेड किए, एक था चारू, दूसरा था कारू। कारू मतलब होता है काम, ठीक है, तो कारू को इन्होंने रखा है उपयोगी कला में। उपयोगी कला पहचानने का सबसे अच्छा तरीका ये है, लाइक उपयोगी कला बेसिकली किसे कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कहीं की बहुत फेमस चीज़ें होती हैं, एग्जाम्पल के तौर पे बनारस की साड़ी हो गई, अलीगढ़ का ताला, भदोही का कारपेट, ठीक है, इस तरह से आप समझ सकते हो। उपयोगी कला उसे कहा जाता है जिसे हम अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने वॉच यूज़ किया, उपयोगी कला की श्रेणी में आ जाती है। कारपेट घर पर फ्लोर पे बिछा है, वो भी उपयोगी कला की श्रेणी में। नेक्स्ट है चारू जो है ये ललित कला है। ललित कला दैट मीन्स फाइन आर्ट्स जिसमें इंक्लूड कर सकते हैं पेंटिंग, स्कल्पचर, आर्किटेक्चर, चित्रकला, मूर्तिकला, स्थापत्य कला, संगीत और काव्य। ललित कला 5 होते हैं ना, उसे चारू कहते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए नेक्स्ट लाइन, ललित कला फाइन आर्ट्स, कारू उपयोगी कला है और ललित कला जो है वो है चारू। पाणिनि ने अपनी पुस्तक अष्टाध्यायी में ललित कला को चारू कहे हैं और उपयोगी कला को कारू कहा है इन्होंने। ज्ञानेंद्रियों द्वारा महसूस करने के आधार पर कलाओं को 5 भागों में बांटा गया है। ज्ञानेंद्रियों द्वारा महसूस करने के आधार पर जो कलाओं को कहा जाता है वो स्थिर व गतिशील कहा जाता है। स्थिर जिसे इंग्लिश में स्टैटिक कहते हैं और गतिशील दैट मीन्स डायनामिक। स्थिर, स्टैटिक और डायनामिक आर्ट होती क्या है, फॉर एग्जाम्पल इस तरह समझ सकते हैं, जैसे पेंटिंग हो गई, स्कल्पचर, ये आर्किटेक्चर। पेंटिंग चित्र को स्थिर कला कहा गया है, मूर्ति को और वास्तुकला को। नेक्स्ट है डायनेमिक जिसमें मूवमेंट, गति होती है, जैसे संगीत हो गया, नृत्य होता है, काव्य, इसमें गति होती है, ये हो जाएगा डायनेमिक आर्ट, ठीक है। स्थिर कला को स्टैटिक आर्ट कहा जाता है। इवन ललित कला की श्रेणी के 2 पार्ट्स हो जाते हैं यहाँ पर, स्थिर और डायनेमिक, ठीक है। आंख से कौन कौन सी कला देख सकते हैं आप, पेंटिंग्स देख सकते हो, स्कल्पचर और आर्किटेक्चर, ये है दृश्य कला दैट मीन्स विजुअल आर्ट। सेकंड है कान से क्या सुन सकते हैं, संगीत
और काव्य इसे बोलेंगे श्रव्य कला, दैट मीन्स ऑडियो आर्ट। ऑडियो आर्ट जिसे आप सुन सकते हो। हेगल ने कलाओं को इंद्रियों के आधार पर दो भागों में बांटे हैं। वो दो भाग कौन कौन से हैं? एक है दृश्य कला, दूसरा है श्रव्य कला। दृश्य कला दैट मीन्स विजुअल आर्ट, और श्रव्य कला ऑडियो आर्ट। दृश्य कला की श्रेणी में आ जाएगा जो हम आंखों से देख सकते हैं, चित्रकला और मूर्तिकला। कान से जो सुन सकते हैं, संगीत और काव्य। नाक को भी सुगंधित कला के दायरे में रखा गया है। कहाँ पर? तो जापान में। जीभ से क्या करते हैं? स्वाद टेस्ट कर सकते हैं। त्वचा से गर्म और ठंडा महसूस कर सकते हैं। लेकिन हेगल ने दो भागों में कला को इंद्रियों के आधार पे बांटे हैं। इंद्रियों के आधार में 5 सेंसेस होते हैं ना, 5 इंद्रियां। तो इन्होंने दृश्य और श्रव्य कला को इस तरह से डिवाइडेड किए हैं। दृश्य कला ये वाली हो गई और श्रव्य कला ये वाली हो गई। क्लियर? चलिए नेक्स्ट टर्म देख लेते हैं। हेगल ने विश्व की कलाओं को 3 भागों में बांटे हैं। इंद्रियों के आधार पर कला को 2 भागों में बांटे हैं और विश्व की कलाओं को 3 भागों में बांटे हैं, जैसे सिंबॉलिक, क्लासिक और रोमांटिक। अब इसे समझने का सबसे शॉर्ट ट्रिक ये है, सिंबॉलिक जिसे प्रतीकात्मक कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल यूरोप में, इजिप्ट में देखिए सिंबल्स के थ्रू आर्ट को एक्सप्लोर किया गया है। तो इजिप्ट को रखा जाएगा सिंबॉलिक फॉर्म में। क्लासिकल ग्रीक की जो शास्त्रीय मूर्तियां हो जाएंगी वो हेगल ने क्लासिकल फॉर्म में एक्सप्लोर किए थे। नेक्स्ट है रोमांटिक, स्वच्छंदतावाद। वर्तमान में इस तरह कह सकते हैं इन्होंने 3 भागों में डिवाइडेड किए। हेगल ने ललित कला के 5 भाग किए हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ फाइन आर्ट्स इनकी बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। निम्न से उच्च की ओर कैसे कैसे इन्होंने डिवाइडेड किया। वास्तुकला, मूर्तिकला, चित्रकला, संगीत कला, काव्य कला, ये टोटल कितने हैं? 5 हैं। 5 है ललित कला। सबसे हाईएस्ट पोजीशन पे इन्होंने रखा है काव्य को। काव्य को क्यों रखे? क्योंकि यहाँ पे वर्ड्स का यूज किया गया है, मटेरियल का ज्यादा नहीं। और वास्तुकला को सबसे निम्न वर्ग पे इसलिए रखे क्योंकि यहाँ पे सीमेंट, ईंट, पत्थर का यूज किया गया, मटेरियलिस्टिक फॉर्म का ज्यादा यूज किया गया, उसको सबसे लोएस्ट पोजीशन पे रखे हैं। और जहाँ पे वर्ड्स का यूज किया गया उसको सबसे हाईएस्ट पोजीशन पे रखे अकॉर्डिंग टू हेगल। दूसरे नंबर पे इन्होंने मूर्ति कला को रखा है क्योंकि वास्तुकला से कम मटेरियल लगता है मूर्ति कला में, जैसे पत्थर, लकड़ी, धातु। चित्रकला में उससे भी कम मटेरियल लगता है, जैसे धुले टेक्निक हो गया, रंग, कागज, पेपर, ठीक है, कपड़ा। संगीत कला को इन्होंने 4th नंबर पर सबसे हाईएस्ट पोजीशन पे रखे थे। नाद वगैरह, संगीत में क्या होता है, वर्ड्स वगैरह यूज किए जाते हैं ना, और काव्य में सिर्फ वर्ड का रोल होता है, इसलिए काव्य को सबसे हाईएस्ट, सबसे टॉप पे रखे हैं। 1st नंबर पर काव्य कला है अकॉर्डिंग टू हेगल। 2nd नंबर पर है संगीत, 3rd नंबर पर चित्रकला, 4th पर मूर्ति कला और 5th सबसे लास्ट है वास्तुकला, सबसे निम्न वर्ग पर। ललित कला व उपयोगी कला, फाइन आर्ट्स एंड यूजफुल आर्ट के बारे में देख लीजिए। ललित कलाओं का संबंध मानव को मानसिक आवश्यकताओं, सौंदर्य बोध से, जबकि उपयोगी कलाओं का संबंध मानव की भौतिक आवश्यकताओं से है। ललित कला फाइन आर्ट्स को शामिल किया गया था, जैसे मूर्ति, चित्र, मूर्ति, वास्तुकला को भी शामिल किया गया है किसमें? ललित कला में। फाइन आर्ट शब्द का निर्माण फ्रेंच शब्द ब्यूक्स आर्ट से हुआ है। फाइन आर्ट शब्द का किस वर्ड से यूज किया गया? तो याद रखिएगा फ्रेंच शब्द ब्यूक्स आर्ट। यह शब्द सौंदर्य बोध से संबंधित है। मंचीय कला, काव्य, संगीत, नृत्य, ब्यूक्स आर्ट अर्थात उन सभी कलाओं को ललित कला कहा जा सकता है जो सुंदर की अभिव्यक्ति करती है। भारतीय दर्शन के अनुसार भगवान शिव महाशक्ति रूपा महामाया। नेक्स्ट है ललित कला, फाइन आर्ट्स जिसे इंग्लिश में कहते हैं फाइन आर्ट्स। इसमें मुख्यतः दृश्य कलाओं से प्रेरित होकर जगत की दृष्टि करते हुए शिव की लीला सहचरी होने के कारण महामाया को ललिता कहा गया है और इसी ललिता से ही ललित कलाओं की उत्पत्ति हुई है। ये टर्म्स याद रखिएगा। शिव की लीला सहचरी होने के कारण महामाया को ललिता कहा गया
और इसी ललिता के नियम से ललित कला की उत्पत्ति होती है। गोस्वामी तुलसीदास के अनुसार जन रंजन सज्जन प्रिय, अर्थात जिस सौंदर्य अनुभूति से हमारी आत्मा का विकास हो, हमारा मन प्रसन्न हो, हमारी चेतना सजीव हो, वही ललित कला के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट है उपयोगी कला, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं यूजफुल आर्ट। यूजफुल आर्ट पाणिनि ने कारु कहा है अपने ग्रंथ अष्टधाई के अकॉर्डिंग। यह कला व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकता, प्रतिदिन काम आने वाली पूर्ति के लिए वस्तुओं को एक कला रूप दी गई है। इसमें वस्तु को सुंदर कलात्मक छवि से लेकर तैयार की गई वस्तुकला है। उस वस्तु को व्यवहारिक कला के नाम से जाना जाता है, व्यवहारिक कला कहते हैं। प्राचीन मिस्र में विलासिता की वस्तुओं, प्राचीन यूनान खूबसूरत व आरामदायक वस्तुओं तथा गणतंत्र रोम में आडंबरहीन रुचिकर वस्तुओं को अप्लाइड आर्ट जैसे वस्तुओं शब्दों से चिन्हित किया जाता है। 19वीं शताब्दी में ब्रिटेन के विलियम मॉरिसन ने आर्ट एंड क्राफ्ट तथा आर्ट नूवो कला काल में इस कला का विकास हुआ और बहुत योगदान रहा था जूस चेरेट और विलियम मॉरिसन का। सो फाइनली आर्ट के रिगार्डिंग जितने भी डेफिनेशंस थे, एक इम्पॉर्टेंट टर्म्स मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों के सामने रिप्रेजेंट करूंगी फंडामेंटल्स के बारे में विद डिटेल 1 by 1 चैप्टर्स कंप्लीट करा दूंगी। अगर आपने चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर नहीं किया है, सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड ऑल्सो लाइक एंड प्लीज़ शेयर। Thanks for watching. Best wishes for your exam.